बीजेपी की दिल्ली के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि हम जो है आपको टिकट दे देते हैं कि आप सर्वे में आप जीत रहे हैं। पर मैंने ये बोला था कि मेरी जनता जैसे बोलेगी, जैसे मेरे लोग बोलेंगे, मेरी टीम जो बोलेगी, तो हम उस तरीके से आगे आएंगे, नहीं तो हम जैसे भी हमारी पार्टी के देश होंगे वैसे काम करेंगे। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिला उन्ना में अधिकारी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं और सरकार है, हमारे काम नहीं करेंगे तो हमें करवाने आते हैं। ज़्यादा दिलचस्पी तब आई जब आप हेलीकॉप्टर से आए। वो आज दिन तक एक सस्पेंस रह गया है कि क्या बबलू खुद हेलीकॉप्टर से आए थे या फिर लेने कोई आए थे आपको? तो बीजेपी के लोगों को इसके लिए हजम नहीं हुई बात, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमेशा ही आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने मंदिर के नाम से वोट मांगी है, धर्म के नाम से वोट मांगी है। महोत्सव ने इस महोत्सव में 1 रुपया भी नहीं लिया हमने। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने थे और सबकी निगाहें चिंतपूर्णी में एक व्यक्ति पे जाकर अटक गई थी। ये लगभग माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक दिग्गज नेता कुलदीप कुमार फिर चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन तस्वीर बदली और युवा नेता को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, शायद हिमाचल की जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनको शायद नाम भी मालूम नहीं था। हम बात कर रहे हैं चिंतपूर्णी के मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का। और सुदर्शन सिंह बबलू आज हमारे ऑफिस आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी। देखिए, शुरुआत जहाँ से मैंने की, 3 साल हो गए, एमएलए आप बन गए। बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल की राजनीति में युवा भी आ रहे हैं, लेकिन जब 2022 में टिकट को लेकर एक कश्मकश की स्थिति पैदा हो गई थी और ये माना जा रहा था कि कुलदीप कुमार को टिकट देंगे और धरने पर आप रहे, और सडनली आप जब दिल्ली जा रहे थे और आपको इन बिटवीन बहुत सारी कॉल्स आई। करंट सिट उस टाइम पे क्या आपके दिमाग में चल रहा था और जहन में कभी ऐसा है कि नहीं, अगर कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा, और जब टिकट आपको मिला तो वो सिचुएशन कैसी थी? देखिए, ऐसा था कि चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर हमने पब्लिक के हमें बहुत प्यार मिला शुरू से ही। चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे उसके बाद हम हमेशा लोगों के दुख में खड़े रहे हैं। पर जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक सेवा दल जंग ब्रिगेड के जो है जिम्मेवारी मुझे पूरे प्रदेश की दी थी, तो उसके बाद मैंने पूरे हिमाचल में, प्रदेश में भी काम किया और इवन के अपने विधानसभा में मैंने बहुत काम पब्लिक के साथ काम किया। तो पब्लिक की एक वहाँ पे एक चाहत थी कि जो लोकल जो है वहाँ से जो है हमें एमएलए चाहिए। मुझे जो उस समय एक मेरा नारा था चला हुआ, नेता नहीं बेटा। देन वो हमारे जो लोकल लोग थे वहाँ से, क्योंकि जो हमारे मेरे से पहले वहाँ पे हमारे आदरणीय कुलदीप कुमार जी वहाँ थे, क्योंकि पहले ग्रेड से चुनाव लड़ते रहे, और उसके बाद हमारे बलबीर चौधरी जो बीजेपी के विधायक मौजूदा उस समय विधायक थे, वो भी वहाँ ग्रेड से चुनाव लड़ते थे। तो उस समय एक लोकल की आवाज़ उठी कि हमें जो है हमारा स्थानीय नेता चाहिए। देन उसके बाद मैंने जनता के बीच में काम भी किया, पार्टी ने भी बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद टिकट जब हुई तो उस समय कश्मीर चली हुई थी कि हमें किसको टिकट मिलेगी। वैसे तो आपने खुद बताया कि किस हमारे राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे, उनको मेरा नाम तक भी नहीं पता था। पर उसके बावजूद भी मुझे हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी और उस समय हमारे दीपा दास मुंशी जी जो हमारे इलेक्शन प्रभारी लगे थे, तो उसने मेरा जो सर्वे के आधार पर जब उन्होंने देखा कि जीतने वाला जो कैंडिडेट है, तो इस संदर्भ में मुझे वहाँ पर उन्होंने दिल्ली भी बुलाया। फाइनली जब टिकट हुई, जब हमारे 3 टिकट हमारी ऊना की हुई थी, तो उसमें मेरी टिकट जो हुई, तो हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह जो है, जो हमारे लोगों के अंदर था कि जो है एक बार नए चेहरे को टिकट मिली है, युवा को टिकट मिली है, तो हम इनका साथ देंगे। तो मुझे बहुत बड़ा प्यार जो है चिंतपूर्णी विधानसभा के लोगों ने दिया, और इसके आशीर्वाद से उनके लोगों के अपने जनता के, और एक मेरी टीम जो हमारे साथ हमेशा ही खड़ी रही है, तो जिन्होंने हमारे शुरू से लेकर के एंड तक उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे साथ हमारे जितने भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स थे, वो हमारे साथ आज भी हमारे साथ खड़े हैं, और पहले भी उन्होंने हमारे साथ जो है तन मन धन से हमारे साथ वो दिन रात हमारे साथ उन्होंने चले, और आज मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए मेरी टीम का भी बहुत बड़ा जो है योगदान था। जी, अब बबलू जी, जब तक फाइनल नहीं हुआ था, जहन में कभी ऐसा आया कि यहाँ नहीं तो बीजेपी में चला जाऊँगा? किसी ने अप्रोच किया आपको? नहीं, ऐसा अप्रोच तो मुझे किया। मैंने पार्टी से मेरा थोड़ा सा नाराज़गी चली हुई थी, तो उनको लगा कि जो है हमारे साथ आ सकते हैं। मुझे बीजेपी की दिल्ली के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि हम जो है आपको टिकट दे देते हैं कि आप सर्वे में आप जीत रहे हैं। देन उसके बाद ये है कि मैंने ये नहीं सोचा, मैंने जब पार्टी से मेरी थोड़ी बात चली हुई थी, पर मैंने कभी ये नहीं बोला किसी को कि मैं बीजेपी से रखी हूँ। पर मैंने ये बोला था कि मेरी जनता जैसे बोलेगी, जैसे मेरे लोग बोलेंगे, मेरी टीम जो बोलेगी, तो हम उस तरीके से आगे आएंगे, नहीं तो हम जैसे भी हमारी पार्टी के देश होंगे वैसे काम करेंगे।
उसके बाद मैंने कभी इस चीज़ का मेरे ध्यान में नहीं आया कि बीजेपी से जो है मैं चुनाव लड़ना, मैं किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना। जी, खैर आप जीत भी गए और चिंता की कोई बात नहीं है कांग्रेस के लिए चिंतपूर्णी में, क्योंकि सुदर्शन नाम भी देखिए, सुदर्शन आपका है। देखिए हिमाचल में करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जितना मर्जी इस चीज़ को डिनाई करे कांग्रेस, लेकिन गुटबाजी अब सामने आ ही रही है, चाहे वो मतभेद हो सकते हैं। देखिए अधिकारियों को लेकर 11 दिसंबर 2025 को पड्डल मैदान में उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, निपटाने की बात की। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट किया कि जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो शासक बन रहे हैं। फिर पिछले कल पंचायती राज मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया। जगत सिंह नेगी भी जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट करार दे चुके हैं। बबलू जी, आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ कि आप अपनी ऊना का वैसे मिजाज तो काफ़ी गर्म रहता है, लेकिन आप तथ्यों के साथ बात करते हैं। आपके अधिकारियाँ सुन रहे हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? क्या अधिकारियों से जो आप काम करवा रहे वो हो रहे हैं? टीम ए या टीम बी, आप किसके साथ हैं? देखिए हम कांग्रेस पार्टी में पहली बात तो मेरे बात करना चाहूँगा, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर बात अधिकारियों को लेकर के कही गई है, मैं अपनी बात अगर अपने कंस्टिट्यूंसी की या अपने ज़िले की बात करूं तो हमारे साथ अधिकारियों का बहुत अच्छा तालमेल है। मैं अपने ज़िले तक की बात करूं, अब शिमला में कोई इनके मन में कोई ऐसी कोई बात आई है तो उनकी बड़े लेवल की बात है, मैं इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बाकी दूसरी बात जो है, गुटबाजी बिल्कुल पार्टी में नहीं है। गुटबाजी तो बीजेपी के अंदर है, जहाँ पर जो है अलग अलग गुट हैं। जो हमारे धूमल जी का अलग गुट है, जयराम जी का अलग गुट है और अपना नड्डा जी का एक अलग गुट है। तो आज बीजेपी जो है 6 गुटों में बंटी हुई है। वो चाहे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो वहाँ पर भी हमारे जो बीजेपी के जो टिकट रखने वाले हैं, मुझे ख्याल से वो तो दर्जन से ज़्यादा जो हैं उनके नाम बढ़ गए हैं। तो अब वो सब कंफ्यूज है कि क्या है, किसको आगे करना। बाकी खैर उनकी अपनी नीति है, पर मैं ये समझता हूँ कि ऐसा पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है। किसी अधिकारी को लेकर के कोई अगर बयानबाजी, मैंने देखा है कि इसमें बयानबाजी हुई है तो चलता है, पर मैं ये समझता हूँ कि इसमें गुटबाजी करनी है। किसी के साथ कोई अपना अधिकारी को लेकर के कोई बात हुई होगी तो मैं ये समझता हूँ कि अधिकारियों के साथ अगर ऐसा हुआ तो अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि हमारी सरकार जो है वो पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है और पब्लिक अधिकारी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन नहीं कर सकते और ना ये ऐसा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता। बाकी कैसी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई है तो आई डोंट नो, तो इनका अपना हो सकता है। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी सादगी के साथ आप रहते हो उतनी आपने मेरे सवाल को भी घुमा दिया। चलिए छोड़ देते हैं शिमला की बातें, ऊना की बात करते हैं। देखिए जिला ऊना में जब ये गोलीकांड हुआ और खनन को लेकर जब बातें होती है तो ये लगातार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, वो डीसी साहब को पर्टिकुलर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट करते हैं। डीसी को लेकर तो पर्टिकुलरली हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे सवाल उठते रहे हैं। जिला आपका है, चलो आपने शिमला की बात को आपने नकार दिया कि आप उस पर नहीं फंसेंगे। ऊना में, जिला ऊना में क्या अधिकारी काम कर रहे हैं? क्या आप सेटिस्फाइड है अधिकारियों से? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिला ऊना में अधिकारी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं और सरकार है, हमारे काम नहीं करेंगे तो हमें करवाने आते हैं। दूसरी बात ये है कि हम पब्लिक के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंट हैं और हमें जो है हमारे कभी किसी काम को नहीं रोका गया। इवन कि हम जो है काम हमारे जैसे कि आपने बोला कि हमारे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यहाँ से अभी वर्तमान में MLA हैं, तो अगर वो मुद्दे पे बात करें, किसी की ड्रेसिंग सेंस पे बात करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। हम जो है वो उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैटर है, तो वो अपनी अधिकारी के साथ वो उनका पर्सनल जीवन भी है, तो वो अपनी पर्सनल जीवन में कैसे रहते हैं हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। बाकी काम की रही बात, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनका जो है उनके ऊपर जो बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। पर जिला ऊना के अंदर सारी स्थिति स्मूथ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सामने आई हैं, उस पर हमारा कानून जो है कार्रवाई कर रहा है, हमारे लोगों को पकड़ा गया है। अगर से कोई गोलीकांड हुआ है उसमें जो पुलिस ने बड़ी अच्छे से काम किया है, पुलिस ने सभी जो लोगों को पकड़ करके जो है जेल में उन पर सख्त से सख्त जो कुछ सजा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं कि उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम जो है किसी के साथ जो है समझौता नहीं करने वाले उसमें। आपकी पार्टी के अंदर जो विवाद है ना सर, वो यही है कि काम करवाने आते नहीं या फिर आने चाहिए। आपने जैसे कहा कि अगर नहीं करते हैं तो हमें करवाने आते हैं। जो अधिकारी काम नहीं करवा रहे, इसका मतलब जो कल मंत्री अनिरुद्ध ने कहा कि काम हो रहे हैं लेकिन करवाने आने चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अधिकारी मैं समझता हूँ कि अधिकारी जो है
मैं शिमला की बेसिकली मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मुझे इसमें राजनीति नहीं, मुझे शिमला की कभी मेरे सामने भी कोई ऐसी बात नहीं आई है। और हम तो जो है कि जो काम हमारे यहाँ से होते हैं तो होते हैं वो, हमने कभी हमारे को चाहे ट्रांसफर को लेकर के या किसी और फाइनेंशियली को लेकर के कोई भी बात हुई है, हम तो पर्सनली मिलते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। अब कोई चीज़ उनके ध्यान में है, मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा कि मुझे इसका आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैं शिमला में अभी एक दिन के लिए आज शिमला आया भी था और मैंने वहाँ पर मेरी ज़्यादा किसी से बात भी नहीं हुई, तो कोई ऐसी बात उसमें नहीं है। बाकी रही बात ऊना के अंदर जो हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, हमारे विधानसभा के अंदर जो हमारे आम उपमंडल के अंदर जितने भी अधिकारी हैं सारे जो काम करने वाले हैं, इवन कि हमने भी तो अधिकारियों की कुछ शिफ्टिंग भी हुई है, तो उसमें हमारे भी वहाँ से हमारे एसडीएम भी चेंज हुए हैं, तो ऐसा सब ठीक चल रहा है। बाकी ऊना के अंदर ऊना तो वैसे भी जिला जो है पंजाब के बाउंड्री पे है, वहाँ तो वैसे ही पुलिस की जो है ज़्यादा ड्यूटी बढ़ती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि बॉर्डर पंजाब बॉर्डर के साथ हैं, जहाँ पे नशे से लेकर के भी वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। तो इवन कि आपने देखा है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ पुलिस के 11-12 लोग जो है उनको सस्पेंड भी किया है नशे को लेकर के, तो इस मामले में भी हमारी सरकार गंभीर है, कोई ऐसे जी। देखिए एक सवाल और, क्योंकि कांग्रेस में पूछने के लिए बहुत कुछ है आजकल। पूर्व में सीपीएस रहे और पूर्व विधायक नीरज भारती अक्सर अपना जो बात वो कह नहीं पाते वो लिख देते हैं, तो उन्होंने हाल ही में लिखा कि ठीक है केंद्र सरकार के मनरेगा को लेकर विरोध हिमाचल सरकार कर रही है, लेकिन जो गारंटियाँ दी थी जनता को, हिमाचल की जनता को, अगर जनता पूछे तो हम उनको क्या जवाब दें। जो उन्होंने कोट किया था मार्गदर्शन करें, उन्होंने ये पोस्ट की है। अब मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि देखिए वो तो भी विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है, आप करंट विधायक है, आप लोगों के बीच जाते होंगे, जनता के बीच आपका आना जाना हमेशा रहता है, तो जनता नहीं पूछती कि वो गारंटियों का क्या हुआ, तो कैसे फेस करते हैं? अभी कुछ गारंटियाँ ऐसी जो पूरी नहीं हुई है। देखिए ऐसा है, हमारी सबसे बड़ी गारंटी जो थी वो थी ओपीएस, जो हमने सरकार को मतलब जनता को बोला था कि हम पहले ही कैबिनेट में करेंगे, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि हमने पहले ही कैबिनेट में जो ओपीएस दी है। ओपीएस देने के बाद हमारा सेंटर से जो फंड रुका भी है, हमने सेंटर से ये भी बोला कि आप ओपीएस दे रहे हैं, पहली ही स्टेट है जो ओपीएस पे जो है आगे बढ़ रही है, तो आप इसको बंद करें। तो उसके बावजूद भी हमने बंद नहीं किए, जबकि हमारी जो फाइनेंशियली स्थिति भी उस समय इतनी सही नहीं थी, जब हम 75,000 करोड़ का कर्जा हमें विरासत में मिला, और उसके बाद जो है ओपीएस हमने दी है। हमने उसके बाद हमने 1500 रुपये महिलाओं को जो है अलग अलग जिलों में भी दिया है, और आगे चरणबद्ध तरीके से भी देंगे। तो ये हमारी जो गारंटियाँ हैं, कुछ गारंटियाँ हैं उसको हम चरणबद्ध तरीके से जो पूरी करेंगे, हम 100% करेंगे। इस पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी, इसको हम पूरी करेंगे। पर हम ये जब बात जो बोलते हैं कि हम जो केंद्र की नीतियों की हम बात करते हैं, चाहे मनरेगा की बात करें, हमें केंद्र से जो गारंटियाँ आज तक मिली थी, मैं तो कई बार विधानसभा में भी बोलता हूँ, हमने तो कहीं ना कहीं पूरी की है, हमने कहीं ना कहीं हम उनको लागू किया है। हमने बल्कि हरोली में हमारी विधानसभा में कई लोगों को हमने 1500 रुपये दिया महिलाओं को, तो उसके बाद हम उसको जो है और भी हम जो है आगे इस गारंटी को पूरा करेंगे, 100% करेंगे। तो उसके बाद हम जो केंद्र की बात कर रहे हैं, जब 15 लाख की बात करी थी, बेरोजगारी की बात करी थी, महंगाई की बात करी थी, तो पेट्रोल और डीजल पे जब केंद्र की सरकार आई थी, तो भाजपा के जो लोग जो है इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो हमने तो उनसे भी बात करी, ठीक है हम तो कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं, पर आपने किस चीज़ पे किया? आपने 15 लाख देने की बात की, तो आपने तो एक भी गारंटी कभी पूरी नहीं की है। आप तो हमेशा ही हर चुनाव में जो है, जब केंद्र का चुनाव आता है, जब विधानसभा का चुनाव आता है, तो नए मुद्दे को लेकर के आ जाते हैं, पिछले मुद्दे भूल जाते हैं। तो हम तो इसमें जो है उनसे और चरणबद्ध तरीके से हम 100% जो अपनी गारंटियाँ पूरी करेंगे। जी बबलू जी, देखिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं, और 2024 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो एक आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप बैठक कर रहे थे और आप आई थिंक पंजाब में एडमिट थे जी। उस दौरान सब कुछ राजनीति में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या होगा, किसी की दिलचस्पी नहीं थी, बबलू को क्या हुआ सबकी नज़रें उसी बात पर जाके टिकी थी, और ज़्यादा दिलचस्पी तब आई जब आप हेलीकॉप्टर से आए। वो आज दिन तक एक सस्पेंस रह गया है कि क्या बबलू खुद हेलीकॉप्टर से आए थे या फिर लेने कोई आए थे आपको? नहीं, देखिए ऐसा लाया गया आपको? देखिए ऐसा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस समय, और मुझे पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे हुई है। और बाई चांस बात जब मैं पिछले दिन जहाँ पर आ रहा था, रास्ते में आते आते मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, और मैं वापस मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं शायद में हूँ। और जब वहाँ पे मुझे थोड़ी सी मैं ठीक हुआ और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई, तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो मुझे जबकि डॉक्टर से मेरे परिवार वाले लोग थे, उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया कि हम
वहाँ पे जाना चाहते हैं तो हमें जो है वोट वहाँ पे करनी है हमारे अपनी सरकार को के फेवर में। तो उस समय फिर उन्होंने बोला था कि जाना जो है बाई रोड जो है संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना था। तो हमने वहाँ से फिर हमने हेलीकॉप्टर से मैं वहाँ पे आया और जब मुझे बाद में पता लगा कि ऐसी सिचुएशन वहाँ पे हुई तो हमने वहाँ पर आकर अपना राज्यसभा की वोट डाली, कांग्रेस सरकार के फेवर में जो है वोट डाली। तो नेचुरली ये चीज़ है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस समय टिकट दिया जब मैं कुछ भी नहीं था। जैसे आप भी पत्रकार बहुत पुराने हैं, मीडिया से जुड़े हुए, आपने भी कभी मेरा नाम नहीं सुना था। तो उसके बावजूद हमें पार्टी ने एक नए चेहरे को दाव जो खेला है, एक नए लड़के ऊपर टिकट दी है, इतने बड़े आदमी का टिकट काट करके हमें टिकट दिया। तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के प्रति बनती है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरा कर्तव्य था और मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मतलब कि सुदर्शन चक्र लेके आसमान से आ गया कांग्रेस के लिए। चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे हैं। बहुत अच्छा इवेंट रहा है, तिल धरने की जगह नहीं थी, काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन भी किया। एक बहुत बड़ा इवेंट आपने करा, वो सक्सेसफुल रहा, आपको इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं, जहाँ पे मंदिर की बात आती है तो उसके धन को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, हमेशा उसके पैसों के दुरुपयोग को लेकर बात होती है और तरह तरह की बातें होती है। एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि चिंतपूर्णी महोत्सव देखने में तो बहुत अच्छा था, जो ये सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या वजह है? उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैं अलग अलग जिलों में जाने का, मुझे पहली बार मंडी में शिवरात्रि के मेले में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि हमने जानने की कोशिश की कि हम जो है मेले क्यों कराते हैं। मेले हमारी हिमाचल की संस्कृति है, पहचान है। तो हर जिले में लगभग मेला होता था। सिरमौर में होता है रेणुका जी का मेला था, आपके यहाँ सोलन में माता शून्य जी का मेला होता है, लवी का मेला होता है। तो मैंने सब मेले के बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तो सभी ने बताया कि हम जो है अपने देवी देवता के नाम से यहाँ पर मेले करवाते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक निर्णय लिया कि हमारे पास माता चिंतपूर्णी जी का बहुत बड़ा स्थान है, जो हिमाचल का सबसे बड़ा मंदिर है। तो क्यों ना माता चिंतपूर्णी जी के नाम से एक मेला करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने उसी समय स्वीकृति दे दी और अधिकारियों को बोल दिया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम करो। हमने जब कार्यक्रम करना शुरू किया, अब जब हमने उसका इवेंट जो है जिस तरीके से उसकी रूपरेखा हमने बनाई, जिस तरीके से हमने सोच रख के आगे बढ़े, तो बीजेपी के लोगों को इसके लिए हजम नहीं हुई बात। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमेशा ही आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने मंदिर के नाम से वोट मांगी है, धर्म के नाम से वोट मांगी है। पर जब ये इतना बड़ा इवेंट उन्होंने लगा कि ये कल का शोकरा आया हुआ है और आज ये इतना बड़ा इवेंट हुआ आ रहा है, और उन्होंने उसका जो है विरोध करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने विरोध करना शुरू किया, बस होना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने हमारे जहाँ लोकल व्यापारी थे उनको भड़काना शुरू किया कि आप जो है यहाँ पर मिलने को बंद करें, आपका काम जो है ख़त्म हो जाएगा, दुकानें और बाहर के लोग करेंगे आके। बट उसके बाद भी लोगों ने हमारे जो है उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, व्यापारियों ने भी समर्थन किया। हमने इवेंट कराया, बहुत बड़ा इवेंट हुआ पहली बार। अब जब दूसरी बार जब हुआ तो उससे भी बड़ा इवेंट हुआ। तो दूसरी बार इन्होंने ये लगा दिया कि यहाँ पर जो है माता चिंतपूर्णी जी के नाम से मेला हो रहा है और जो है ये पैसा माता चिंतपूर्णी जी के ट्रस्ट से लिया जा रहा है। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कभी भी RTI जो है डाल करके पूछ सकते हैं, RTI से माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि मंदिर ट्रस्ट से हमने कभी इतना पिछले महोत्सव में, इस महोत्सव में 1 रुपया भी नहीं लिया हमने। ये हमारे एफर्ट से, हमारे अधिकारियों के एफर्ट से और जिन्होंने उनकी मेहनत थी, हमारे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिन्होंने इस इवेंट को जो इतना बड़ा रूप दिया है। तो दूसरी रही बात, इसमें कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ, मंदिर के ट्रस्ट से एक पैसा नहीं लिया गया। दूसरी बात रही, इन्होंने इस पर नई चीज़ जो है इन्होंने की है कि नई चीज़ जो इस मेले ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि माता चिंतपूर्णी जी के नाम से मेला हो रहा है और जहाँ पर पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं, वहाँ पे माता जी के भजन भी गाए गए, शिव तांडव भी हुआ, भगवान राम जी का स्वरूप भी दिखाया गया, भगवान कृष्ण जी का स्वरूप भी दिखाया गया, बाकी पंजाबी गाने भी वहाँ पर गाए गए। जो जैसे जैसे कलाकार आते हैं अपने वो तरीके से वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। बट मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश में पहला एक ऐसा मेला नहीं है जो माता चिंतपूर्णी जी के नाम से हो। माता शून्य जी का मेला जो है माता शून्य जी के नाम से होता है, रेणुका जी का मेला जो माता रेणुका जी के नाम से होता है, शिवरात्रि का मेला जो भगवान शिव जी का स्वरूप है, कुल्लू का दशहरा भगवान राम जी के नाम से होता है। तो ये मेले ऐसे ही चलते हैं, तो एक महीना मेले चलते हैं, इंटरनेशनल फेयर है। पर प्रॉब्लम वहाँ पर ये वही आई है कि ये खुद कर नहीं पाए और हमने वहाँ पर करके दिखा दिया। दूसरी बात ये है, मैं तो उनको ये अभी कई बार स्कूलों में मैं जाके बोलता हूँ, मुझे पूछा गया मुझसे, मैं स्कूल से बड़ा मंदिर तो कोई नहीं है। आज पंजाबी गानों के हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाबी गाने हमारे स्कूल के मंच पे जो है स्कूलों में जो है एनुअल फंक्शन में जो गाए जाते हैं, हरियाणवी गाने गाए जाते हैं, राजस्थानी संस्कृति दिखाई जाती है, उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई जाती है। तो ये सिर्फ एक मुद्दा बनाने वाली बात है, मैं समझता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने इस कंट्रोवर्सी करनी थी, इवर की इन्होंने शायद FIR वगैरह भी करवाई है कि ऐसा हो गया। हम वहाँ से जो है एक पूर्ण
रूप से जैसे जहाँ पर जलेब चलती है, ऐसे ही मैंने वहाँ से नंगे पाँव में जोत लेकर के माता जी के दरबार से चल करके वहाँ पे सुंदर भवन बना करके, अलग से एक भवन बना करके माता जी का हम वहाँ से जो है माता जी की जोत स्थापित करते हैं। और हम कोई भी, हमारी संस्कृति, हम कोई काम करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के ही हम जो है उसका शुरुआत करते हैं। हम तो घर में एक स्कूटर, मोटरसाइकिल या लैपटॉप भी लेते हैं, तब भी हम उसका पूजन करते हैं। इसके बावजूद हमने तो इतना बड़ा इवेंट करवाया तो माता चिंतपूर्णी के नाम से होना, और हमारे विधानसभा जो है वो माता चिंतपूर्णी के नाम से जानी जाती है। तो हम इसी नाम से जो है आगे बढ़ रहे हैं, महामारी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। जी, अब बबलू जी आपसे आखिरी सवाल। देखिए, चौथे साल में प्रवेश आप भी कर रहे हैं सुक्खू सरकार के साथ। बहुत सारे काम आपने सोचे होंगे जब आप एमएलए बन के आए होंगे। 3 बड़े काम जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा हुआ, और 2 ऐसे काम जो मुख्य काम जो अभी होने बाकी है। देखिए, मैंने आते ही मैंने हेल्थ पे काम किया, और हेल्थ के ऊपर जब मैं विधायक बना तो मुझे एक RKS की मीटिंग में जाने का मौका मिला। मैंने ली मीटिंग, तो मुझे RKS की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें हम बैठ के अपने पूरे हॉस्पिटल का जो है बजट तय करते हैं, डॉक्टर्स कौन आना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। मुझे जानकर हैरानी हुई, बड़े वहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया, हेल्थ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि ये मीटिंग पिछले 3 साल से हुई नहीं है। और मैंने इस चीज़ को, RKS की मीटिंग नहीं हुई 3 साल से, मेरे MLA बनने से पहले 3 साल से बैठक ही नहीं हुई वो। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पर चर्चा की, और चर्चा होने के बाद हमने हॉस्पिटल की जो है उसके अंदर जा कर के देखा कि हमारे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की, वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंट की। हमारे पास गाइनिस डॉक्टर नहीं थी, वहाँ पे हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था, और डॉक्टर नहीं थे। तो हमने सब डॉक्टरों की पोस्टें भरी वहाँ पर, और उसका अल्ट्रासाउंड मशीन नई लेकर के हमने देखा कि पुरानी मशीन पड़ी थी, हमने उसको चलाया। उसके बाद मशीन खराब हो गई, उसको नई मशीन ले करके हमने 2 हॉस्पिटल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई है। और उसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर नई OPD के लिए 9.5 करोड़ रुपये हमारा जो है आया, जिसका 3.5 करोड़ रुपये अभी हमें सैंक्शन होगा। हमने फरवरी में हम जो है उसका टेंडर होगा, उसको शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारा मंदिर चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर जो है बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के लिए हमने उसके लिए जो है सोच रखी थी, क्योंकि मैं अलग अलग मंदिरों में मुझे जाने का भी मौका मिला। हम वैष्णो देवी में देखा हमने, सोमनाथ जी का मंदिर है, तिरुपतिनाथ मंदिर है। तो हमारे पास हम चाहते हैं कि इससे ऐसा बड़ा मंदिर जो हमने उसको डेवलप करना है। तो हमने उस मंदिर की जो है जो लैंड एक्वायर की है, लैंड एक्वायर करके हम जो है उसके ऊपर लगभग 400 करोड़ रुपये हम मंदिर के ऊपर खर्चने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कॉरिडोर हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए जो भी हम जो है हमारा पूरा रोड मैप बन गया, पूरा प्लान बन गया। हम जो है मार्च में उसका भी जो है शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा मेरा बड़ा प्रोजेक्ट जो था, हम जो है आलू की खेती करने के लिए, हमारे किसान जो है, हमारा एरिया जिला होना बहुत बड़ा, आलू की बड़ी खेती होती है, आलू जिला है हमारा। और उसमें हमारे जो आलू बेचने के लिए, जो खरीदने के लिए लोग जो है बाहर के राज्यों से आते हैं, उनके पैसे मर जाते हैं, लोग पैसे नहीं देते। तो ऐसे केसेस मेरे पास बहुत बार है। तो ये मैंने पहली बार विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था कि हमारे जो आलू के लिए जो है लोग जो बाहर जाके बेचते हैं, तो हमें जो है कोई ऐसा यूनिट जो है वहाँ पर लगाएं, तो वहाँ पे आलू को प्रोसेस करके हम जो उसकी जो है उसको आलू को प्रोसेस करें, कुछ भी हम बनाएं, तो हमारा जो आलू का कंज्यूम जो है वहीं पर हो जाए। मैं आपको इसके लिए भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसके लिए 25 करोड़ रुपये हमारा सैंक्शन हो गया। हमने उसकी ज़मीन एक्वायर कर दी है, और अगले महीने जो है हम उसका काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पूरे किसानों का आलू, पूरे हिमाचल का आलू जो है वहाँ पर हम लेंगे, और इवन कि बाहरी राज्यों का आलू भी वहाँ पे हम जो है उसको प्रोसेस करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर हमारा लगभग इसको हम जो है शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे और बड़े काम हैं, जैसे हमने रोड्स के ऊपर काफ़ी काम किया है। उसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि हमारे जब हमारी सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय 2 कॉलेज हमारी विधानसभा को दिए थे उन्होंने। उस समय सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार, जब उसको नाम दिया गया। हमारा एक चौकी मीनार के अंदर कॉलेज था। तो मैंने विधायक बनने के बाद मैंने कॉलेज में गया, तो वो हमारे स्कूल के 2 कमरों के अंदर कॉलेज की क्लासेस चली हुई थी। तो वहाँ कोई 1 रुपया जो है किसी भाजपा की सरकार में नहीं लगा। मैंने उसका निरीक्षण किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, उसके लिए 13 करोड़ रुपये मैं सैंक्शन करवा के लेकर गया, और उसकी बिल्डिंग लगभग हमारी तैयार हो गई है। 60% उसका काम हो गया है। अब उसका काम चला, मतलब 3 स्टोरियाँ डल गई हैं, आगे उसका काम बहुत चला हुआ। जल्दी हम उसको बिल्डिंग को तैयार करके कॉलेज के हैंड ओवर करेंगे। इसी तरीके से हम जो है आगे जो है बढ़ रहे हैं। थैंक यू बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं 2 साल आपके पास बचे हैं, आप खूब मेहनत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।